हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या। समर्थ बैच के अंदर आज 12th क्लास की पहली यूनिट का आखिरी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहली यूनिट का आखिरी चैप्टर, पहली यूनिट का मतलब क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन वाली यूनिट थी हमारी। इसमें हम पहला चैप्टर कर चुके हैं, हम इसमें दूसरा चैप्टर कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा और आखिरी चैप्टर करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जिन्होंने भी ये शुरुआत के चैप्टर नहीं देखे हुए हैं बेटा, आप वीडियोस को अच्छे से देखें। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, सबको आप ये वीडियो शेयर करें, उनको चैनल के बारे में बताएं। पीसीएमबी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और इन वीडियोस को ढंग से देखते हुए रेगुलरिटी को मेंटेन करें। बेटा रेगुलरिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई? तो अब हम आज इस चैप्टर नंबर 3 12th क्लास का आप पहला यूनिट जो है उसका आखिरी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर देखिए क्या है, दो तीन चीज़ें हैं। एक जनरल पॉपुलेशन के बारे में इंट्रोडक्शन है, जो एक जनरल इंट्रोडक्शन है बस। ये पॉपुलेशन का जो इंट्रोडक्शन है, ये आप इकोसिस्टम में भी कुछ हद तक पढ़ेंगे उसके बारे में। इकोलॉजी हमारा इकोलॉजी यूनिट के अंदर जो लास्ट यूनिट 12th क्लास की है उसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनफर्टिलिटी के अलावा कुछ एसटीडी और एमटीपी करके टॉपिक हैं। तो मैं आज सीधे जो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक बड़ा टॉपिक है, तो पहले मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, फिर ये छोटे छोटे टॉपिक की एक वीडियो अलग बना दूंगा। समझ में आई बेटा? तो 2 से 3 क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बेटा। तो आप लोग इन चैप्टर के नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, रिवीजन को मेंटेन करें। अभी तक मैंने आपके टेस्ट नहीं लिए थे बेटा, अब मैं आपके टेस्ट लूँगा बेटा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, और फिर पूरी यूनिट का। तो हम शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक मैंने आपको बताया, वो हमारा क्या टॉपिक है बेटा? आज का टॉपिक है हमारा बेटा कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है बच्चे? तो हम जो शुरू कर रहे हैं बेटा, वो टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन हमारा टॉपिक है। मैं जरा इसके बारे में बताऊं आपको तो क्या है बेटा, वो ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन में आप साफ साफ देखेंगे तो आपको 2 वर्ड नजर आएंगे। एक बेटा वर्ड है कॉन्ट्रा और एक वर्ड है सेप्शन। कॉन्ट्रा का मतलब होता है बेटा अपोजिट, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, और सेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो कोई भी ऐसे तरीके जो प्रेगनेंसी को अपोज करते हो, इन सभी तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है ना? तो कोई भी ऐसे तरीके मीन्स और मेथड, कोई भी विच अपोजेज क्या करे बेटा? प्रेगनेंसी को, जो बेटा प्रेगनेंसी को अपोज करता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कोई भी ऐसी चीज जो प्रेगनेंसी को अपोज करे। ठीक है ना? ये कोई प्रोसीजर हो सकता है, ये कोई मेथड हो सकता है, कोई ये कुछ डिवाइस टाइप का हो सकता है, टैबलेट्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके, वो सब कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। बात समझ में आई बेटा? अगर मैं कॉन्ट्रासेप्शन पे बात करूं कि कॉन्ट्रासेप्शन के क्या खास बात होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, तो बेटा कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो एक जनरल है वो क्या है बेटा? वो ये है कि यार ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ रही है और तुम जा रहे हो 10 किलोमीटर दूर तो तुम्हें जाना पड़ रहा है। ये बेटा सस्ते होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ताकि हर कोई यूज़ कर पाए। ठीक है ना? इसके अंदर बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। यानी पहली बात तो हो ही ना, पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, पर बाई चांस अगर है भी तो बहुत ही कम साइड इफेक्ट होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना बेटा, और भी हैं पर मुझे जो फोकस है बेटा वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये बेटा रिवर्सिबल होना चाहिए। तुमको बच्चे नहीं चाहिए, तुमने इसका इस्तेमाल कर दिया, बच्चे नहीं होंगे। ठीक है ना? तो बच्चे नहीं होंगे। अब आपको बच्चे चाहिए, अगर आपको बच्चे चाहिए आप उनका इस्तेमाल करना बंद कर दो, बच्चे हो जाएंगे। खुल के बात करें क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपने कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल किया, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब आपको बच्चे चाहिए, आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल मत करो, प्रेगनेंसी हो जाएगी।
समझ में बात। तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका रिवर्सिबल होना चाहिए। समझ में आई बात। तो बेटा उन्हीं पहलुओं पर हम अपने कॉन्ट्रासेप्शन को टॉपिक को करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में ये है बेटा, ये कई प्रकार, आपको पता है कॉन्ट्रासेप्शन के कई टाइप्स होते हैं। इनमें बेटा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है बेटा नेचुरल मेथड। सबसे पहला टाइप होता है बेटा नेचुरल मेथड। ठीक है बेटा। नेचुरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेचुरल मेथड के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर, जो भी हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली नेचुरली जो प्रोसेस होता है, हम उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम बाहर से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। कोई हम बाहर से कोई दवाई नहीं खरीदे, कुछ भी नहीं करे, कोई मेडिकल स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो हमारे शरीर में होना है हम उसी ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोसेस का, और ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि प्रेगनेंसी ना होने पाए। समझ में बात। तो प्रेगनेंसी नहीं होती है वो, तो ये चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें यूज ऑफ नेचुरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, जो भी हमारे शरीर के अंदर हो रहा है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी नेचुरली हो रहा है। दूसरी बात, नो यूज ऑफ एक्सटर्नल मीन। हम किसी भी प्रकार से बाहरी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो हमें बेटा 3 याद रखने हैं। पहला क्या याद रखना है बेटा, कॉयटस इंटरप्शन। ये होता है बेटा कॉयटस इंटरप्शन। दूसरा बेटा क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये सब बात पढ़ाऊंगा अभी बेटा मैं, ये क्या होता है ना, ये होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है LAM। अब जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? क्या खेल है, खेल ये है आपका कि सबसे पहला जो मैंने आपको बताया बेटा वो था कॉयटस इंटरप्शन। ठीक है बेटा, ये था आपका कॉयटस इंटरप्शन। ये जो कॉयटस इंटरप्शन है बेटा, इसी का ही जो दूसरा नाम है वो है बेटा विड्रॉल मेथड। अब देखो नेचुरली क्या है चीज, नेचुरल ये है, खुल के अगर मैं बात करूं तो वो ये है बेटा कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो मेल और फीमेल दोनों ही एक्साइटेड होंगे, और उस एक्साइटमेंट का रिजल्ट मेल साइड में ये हो जाएगा कि उसकी बॉडी से सीमेन का डिस्चार्ज होगा। बात समझ में आई ना। जब सीमेन का डिस्चार्ज होगा तो सीमेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीमेन के अंदर प्रेजेंट होगा आपका क्या बेटा, स्पर्म। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि मेल की बॉडी से सेक्स के टाइम पर सीमेन डिस्चार्ज होगा, सही है ना। और जब ये सीमेन डिस्चार्ज होता है मेल को पूरी तरीके से पता रहता है कि अब सीमेन बस अब डिस्चार्ज होने वाला है। अब जैसे उसे लगे अब सीमेन बाहर निकलने वाला है, किसके बाहर निकलेगा, पेनिस के बाहर। अब पेनिस से बाहर निकलेगा तो किसके अंदर जाएगा, वेजाइना के अंदर, जो फीमेल पार्ट है। तो जैसे उसको ये लगे कि अब सीमेन डिस्चार्ज होने ही वाला है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इजैकुलेशन, तुरंत क्या करते हैं, पेनिस को बाहर निकाल लो, वेजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लो। तो अब क्या होगा, सीमेन निकलेगा, स्पर्म निकलेंगे, पर वेजाइना के अंदर तो नहीं जा पाएंगे। तो हमने नेचुरली क्या प्रोसेस था, सीमेन डिस्चार्ज हो गया, नेचुरल प्रोसेस था। पर हमने क्या करा बेटा, हमने ये करा कि हमने उसमें से वो आपका जो पेनिस को बाहर निकाल लिया, तो उससे वेजाइना के अंदर स्पर्म जाने से रोक दिया। तो नेचुरल प्रोसेस का ही हमने ऐसे इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हम इसमें कॉयटस का मतलब क्या होता है बेटा, सेक्स, और इंटरप्शन मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टर्ब। बोलते नहीं अबे हमें इंटरप्ट मत करो, तो यानी डिस्टर्बेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेनिस को जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होता है उससे पहले विड्रॉ कर लेते हैं और सेक्स को रोक देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉयटस इंटरप्शन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें विड्रॉल ऑफ पेनिस आउट ऑफ वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन by interrupting coitus is called coitus interruption। ठीक है बेटा,
इसी को हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोसेस था बेटा, उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है ना, नेचुरल मेथड का ही जो दूसरा टाइप था बेटा, उसका नाम क्या था आपका? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है बेटा, इसमें क्या हो रहा है आपका? बेटा एक सेकंड रुकिएगा। हाँ हेलो, हाँ मैं रिकॉर्डिंग। हम्म, नहीं अंदर से ही होता है। हाँ इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है, अंदर से ही लेना पड़ता है वो। नहीं नहीं, अलग से कोई टोकन नहीं है, वहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, एक ग्राउंड नीचे। हाँ मतलब अंदर ही रहना पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन के अंदर ही। हाँ जी ठीक। बेटा फैमिली प्रायोरिटी तो होती है। अब वो जाना है किसी काम से एयरपोर्ट लाइन पर, तो वही थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो इसलिए बताना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। खैर हम टॉपिक पे बात करते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में हम बात करें बेटा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को ही दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिदम मेथड। इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रिदम मेथड। समझ में आई बात? अब देखो एक नेचुरल प्रोसेस क्या है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब है तो यानी यहाँ पे पीरियड, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, और एब्स्टिनेंस मतलब संयम, संयम, संयम मतलब कंट्रोल है ना, संयम बरतना, कंट्रोल करना। सही है ना। तो बेटा क्या खेल हुआ? खेल ये हुआ आपका कि हमें नेचुरली क्या पता है कि लड़की के अंदर, हमें बहुत अच्छे तरीके से एक बात पता है कि लड़की के पहले दिन से लेके और 28वें दिन की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें जो 14वां दिन होता है उस दिन क्या होता है बेटा? 14वें दिन होता है ओवुलेशन, यानी ओवम रिलीज होता है। मेरी बात समझ में आई? अब ध्यान से समझना। अगर मैं इससे पहले, ये हो गया हमारा 13वां दिन, ये हो गया हमारा 12वां दिन, ये हो गया हमारा 11वां दिन, ऐसे मान के चलिए मैं 11वें दिन से कैलकुलेट करूँ तो ये आपका 1 दिन, ये आपका 2 दिन और ये आपका 3 दिन, यानी 11वें से 3 दिन के अंदर 14वां दिन आ गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझो। इन जनरल स्पर्म लगभग 3 दिन जिंदा रहता है, एवरेजली 3 दिन जिंदा रहता है। तो अगर आपने 11वें दिन सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो बेटा भले उस टाइम पर ओवम ना हो, पर स्पर्म उस 14वें दिन तक जिंदा रहेगा, क्योंकि लगभग वो 3 दिन जिंदा रह सकता है। 12वें दिन ओवम नहीं था पर फिर भी वो फ्यूजन करवा देगा, 13वें दिन भी फ्यूजन हो जाएगा, 14वें दिन भी फ्यूजन हो जाएगा, यानी ये चांसेस, ये वाले जो डेज हैं इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस पूरे पूरे हैं। मेरी बात समझ में आई? इसके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ठीक। हाँ अगर आपने मान लो 8वें दिन सेक्सुअल कांटेक्ट किया, आपने 9वें दिन किया, 10वें दिन किया, तो क्या होगा? आपके 3 दिन तक जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो 14वें दिन तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपने 10वें दिन कांटेक्ट करा, मान लो आपने 10वें दिन सेक्सुअल कांटेक्ट करा, तो 10 से 11 1, 11 से 12 2, 12 से 13 3, 13 से 14 4। अब क्या होगा? वो तो 13वें दिन ही आपका मर जाएगा ना। 14वें दिन जब स्पर्म ओवम आएगा तब तक तो स्पर्म ऑलरेडी मर चुका होगा। समझ में आई बात? तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? मैं ये बता रहा हूँ नेचुरल प्रोसेस ये है कि 14वें दिन ओवम आएगा। अब इंसान अपना दिमाग लगाएगा कि हम इस प्रोसेस से क्या करें कि प्रेगनेंसी रुक जाए। तो ये बात कंफर्म हो गई कि अगर उससे 3 दिन पहले सेक्सुअल कांटेक्ट करते तो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो हम इन 3 दिन को अवॉइड कर दें। दूसरी बात, 15वें दिन आपका, 14वें के बाद 15वें दिन ओवम भी होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे स्पर्म आ जाएगा, बच्चा हो जाएगा। 16वें दिन भी, 17वें दिन भी, पर 18वें दिन तक क्या होगा? अब ओवम मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओवम का भी तो एक टाइम ड्यूरेशन होगा। बात समझ में आई ना। तो कुल मिला के अब 18वें दिन करोगे तो स्पर्म तो आ जाएगा, पर क्या होगा आपका? पर होगा ये आपका
कि आपके वो 3 दिन पूरे हो जाएंगे और कुल मिला के अगर देखा जाए तो फिर ये होगा कि आपका ओवम अब मर जाएगा। अब इस कंटेक्स में होगा क्या कि 18वें 17वें दिन तक अगर आप देखो प्रॉपर क्या देखा गया, 11वें दिन से लेके और लगभग 17वें दिन तक मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है। और हमें तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो क्या करो, इन डेज को क्या कर दो बेटा, अवॉइड। हो गई जुगाड़। लेकिन ये सब कोई रिलायबल 100% रिलायबल मेथड नहीं होते हैं, ये जनरल मेथड है जो आपको पता होने चाहिए। जनरली ऐसा होता है, ये इस रूल को फॉलो करते हैं। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी ऊपर नीचे हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें तो सारे डेज ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जनरली क्या हुआ बेटा कि आप 11 से लेके और ये जो 17वां दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेटा, इसको आप अवॉइड करो, इसको आप अवॉइड करो, सही ना, इसको आप अवॉइड करो। और जब आप इसको आप अवॉइड करते हो तो यही आपका क्या है बेटा, ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहलाता है। सबको समझ में आ गया बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, जिसमें आप जनरली इसको अवॉइड करते हैं ड्यूरेशन। ठीक, तीसरा क्या आपका मेथड था बेटा, तीसरा जो मेथड था आपका वो क्या था आपका, वो था आपका LAM। LAM का क्या मतलब होता है बेटा, LAM हो गया लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड है ना बेटा। लैक्टेशन मतलब क्या था बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है बेटा, अब्सेंस ऑफ मेंसेस। और मेथड तो प्रोसेस है ही। तो जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक उसको मेंसेस नहीं होंगी। जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक उसको मेंसेस नहीं होंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी, अच्छा प्रेगनेंसी में मेंसेस क्यों नहीं होते, प्रेगनेंसी में देखो उसी हिसाब से हम समझ लेते हैं जरा। प्रेगनेंसी में मेंसेस क्यों नहीं होती, मैंने आपको बताया था हार्मोन के लेवल पे बताऊं तो बेटा हाइपोथैलेमस होता है, याद आ रहा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी तो मैं पहले पढ़ा ही चुका हूँ, ताकि जिन बच्चों ने ये वीडियो ना देखी हो पुरानी वीडियो जरूर देख लेना बेटा, है ना। तो उससे GnRH निकलता है बेटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे दो हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH। जब ये निकलते हैं बेटा तो फिर ये हमारे एग को डेवलप करते हैं, जिससे 14वें दिन क्या होता है आपका ओवुलेशन हो जाता है। अब अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर अब प्रेगनेंसी हो गई, मेरी बात समझ में, अगर मान लो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया तो क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है आपका, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहता है, याद आ रहा है, तब तक क्या होता है बेटा, एक हार्मोन रिलीज होता है, क्या नाम होता है उसका बेटा, इनहिबिन। और ये इनहिबिन हाइपोथैलेमस को बोलता है कि भैया अभी प्रेगनेंसी चल रही है, अभी पहली वाली प्रेगनेंसी चल रही है। जब पहली प्रेगनेंसी चल रही है तो आप नए अंडे ना बनाएं। नए अंडे ना बनाने के लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए ये होगा आपका कि हाइपोथैलेमस को बोल दिया जाएगा आप काम ना करो। जब वो नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो वो रिप्रोडक्शन से संबंधित GnRH नहीं निकालेगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी, ये एग नहीं निकलेंगे, रिलीज नहीं होगा, और किसी भी तरीके से दूसरा जाइगोट नहीं बनेगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ये प्रेगनेंसी का रीजन था, बस ऐसे ही समझ लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस ऐसे ही समझ लो आपका यहीं पे कि जब तक ये आपका प्रोजेस्टेरॉन है तब तक ये हो रहा है, तो पी से प्रोलैक्टिन मान लो, या प्रोजेस्टेरॉन के बाद अब माँ को दूध बनेगा ना, और माँ को दूध कौन बनाता है आपका, ब्रेस्ट मिल्क कौन फॉर्म करता है आपका, प्रोलैक्टिन। तो बस ऐसे ही समझ लो, जैसे ये था तो ऐसे ही याद रख लो बेटा, ये प्रोलैक्टिन है तो ये भी कहीं ना कहीं इनहिबिन रिलीज कर रहा है, और ये भी बेटा जब तक माँ दूध पिला रही है तब तक एग रिलीज नहीं होने दे रहा है, यानी 9 महीने तो प्रेगनेंसी के। और कितने बेटा, ये टाइम कितना होता है बेटा, ये टाइम होता है 6 महीने का। पैदा होने के बाद बच्चे के लगभग 6 महीने माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, मतलब क्या कह रहा हूँ, दूध नहीं पिलाती मतलब दूध पिलाती है तो 6 महीने तक जब तक वो दूध पिलाएगी तब तक एग रिलीज नहीं होंगे। तभी कहते हैं सोना बहुत ज़रूरी है। पर बेटा आपके लिए टाइम निकालना, हम ये काम करेंगे, निकालेंगे, कैसे भी निकालेंगे, सही है ना। तो क्या करें यार, टाइम मिल नहीं पाता बच्चे, ऑफलाइन बैचेज हैं, फिर आपके ये सब चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग भी करनी है और भी चीज़ें करनी है इसमें।
और कोई बात नहीं यार, हम करेंगे, बस आप अपने 100% एफर्ट दे के रखो, सही है ना। एफर्ट का मतलब ये है कि रेगुलरिटी मेंटेन करो, बस सब करेंगे तुम्हारे लिए हम सब। जब तक तुम्हारे नाम के आगे DR डॉक्टर नहीं लगवा देंगे तब तक रुकेंगे नहीं, सही है ना। चलिए बेटा, तो कहानी समझते हैं। तो बेटा सबको नेचुरल मेथड समझ में आ गया। क्या हमारी एनसीईआरटी इससे रिगार्डिंग कुछ बात कहती है? तो बिल्कुल कहती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या कहती है। साफ साफ एनसीईआरटी कहती है बेटा कि नेचुरल मेथड जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि किसी भी तरीके से स्पर्म और ओवम को रोक देना। और ये नेचुरल मेथड नहीं, ये सभी कॉन्ट्रासेप्शन का रूल है कि किसी भी तरीके से इनको मिलने से रोक दो। तो इनमें बेटा क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो जो आपका 1 हफ्ता है, लगभग 1 हफ्ता, ठीक है ना, तो ये जो 1 हफ्ता है इसको आप अवॉइड कर दो। मैंने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए बताया था 10वें दिन 11वें दिन वाला। तो जो 1 हफ्ता है 10 से लेकर 17 दिन हो गया, समझ में। 1 हफ्ता तो ये कैलकुलेशन होगा ना, ठीक है ना। इसमें आपका क्या होता है, इसमें हम ओवुलेशन एक्सपेक्ट करते हैं, इसको आप अवॉइड कर दो क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है बेटा, सही है ना। दूसरा क्या बताया बेटा आपको, कॉइटस इंटरप्शन। इसमें क्या करते हैं हम, मेल पार्टनर अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है वेजाइना से ताकि सीमेन अंदर जाने ही ना पाए। और लैक्टेशन मेथड क्या था बेटा कि इसके अंदर बेटा क्या होता है, जब आप लैक्टेशन कराते हो, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, तो क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपका जो होता है, जो 6th मंथ का ड्यूरेशन है, ये जो 6th मंथ का ड्यूरेशन है, इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने पूरी साइकिल आपको समझाने की कोशिश कर दी, ठीक है ना। वो हार्मोनल साइकिल इसमें नहीं बताई हुई, बस मैंने आपको रिलेट करा कि जैसे प्रेगनेंसी में नहीं होती, तो आप याद रख लो कि ऐसी पी से प्रोजेस्टेरोन से पी से प्रोलैक्टिन, याद रख लो, वो भी इस तरीके से बनने नहीं देगा। तो वो साइकिल को याद रखने के लिए मैंने आपको एक जुगाड़ से बताने की कोशिश करी। सबको समझ में आया मेरे बच्चे? तो ये आपके एनसीईआरटी का था। अब हमारा दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है हमारा बैरियर मेथड। तो अब जरा बैरियर मेथड के बारे में समझ लेते हैं, सही ना। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में, दूसरा आ गया हमारा बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स की बात करें क्या, तो मैंने आपको पहले बताया कि लगभग सभी कॉन्ट्रासेप्शन एक ही फंडे पे काम करते हैं कि स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक दो। ये आपका स्पर्म है, ये आपका ओवम है, इसको मिलने से रोक दो, इसको फ्यूजन होने से रोक दो। मेरी बात समझ में आई कि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज ना कर पाए, इसलिए इसको मिलने से रोकना है आपको, समझ में आई बात। तो बीच में दीवार का काम करता है। तो ये क्या करता है बेटा, ये अवॉइड करता है आपका प्रेगनेंसी यानी कि फर्टिलाइजेशन को। और कैसे अवॉइड करता है बेटा, बाय एक्टिंग एज बैरियर। बैरियर सबको पता है, बीच में दीवार की तरह काम करेगा ये। अगर इन मेथड्स की बात करें बेटा, तो जो सबसे पहला आता है बेटा वो आता है आपका कॉन्डम्स। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स, ठीक है ना बेटा। कॉन्डम्स किससे बने होते हैं, रबड़ प्लांट होता है ना, वो घर में रबड़ प्लांट होता है, उसको कुछ लोग एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं घर में, इंडोर्स के रूप में, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट आए, सनलाइट, वहाँ रखते हैं इसको। उसका जो रेजिन होता है, गोंद सा होता है या लेटेक्स होता है, उससे बनते हैं कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स किससे बने होते हैं बेटा, ये आपके मेड अप ऑफ रेजिन या लेटेक्स ऑफ रबड़ प्लांट। तो ये इससे बने हुए होते हैं। बताओ कहानी समझ में आई बेटा। कॉन्डम्स जो होते हैं आपको पता होने चाहिए बेटा, ये मेल के भी होते हैं और ये बेटा फीमेल के भी होते हैं, सही ना। मेल कॉन्डम आप सबको पता है बेटा, मेल कॉन्डम इस तरीके के होते हैं ये आपके। तो जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस के ऊपर इस तरीके से कॉन्डम्स को पहन लेता है। क्यों पहन लेता है, ताकि जब सीमन का डिस्चार्ज हो तो स्पर्म यहीं रह जाए। अगर ये वेजाइना है तो वेजाइना के अंदर कुछ भी ना जाने पाए। और फीमेल कॉन्डम जो होता है बेटा वो होता है ऐसा ऐसा, इस तरीके का है ना, ऐसा होता है। तो ये हिस्सा थोड़ा बंद होता है, ये इतना हिस्सा फीमेल की वेजाइना के अंदर होता है, मेल का पेनिस इस जगह पर जाता है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। अब ये फीमेल के अंदर है तो वेजाइना के अंदर तो कुछ नहीं जा पाया ना। दोनों ही केस में अगर हम देखें
तो ना तो पेनिस का फ्लूइड वेजाइना के कांटेक्ट में आया, ना ही वेजाइना का फ्लूइड पेनिस के कांटेक्ट में आया। इसीलिए हम साफ साफ बोलते हैं कि कॉन्डोम्स ओनली मेथड है, चाहे फिर वो कोई सा भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो, जो क्या करता है बेटा, विच प्रिवेंट किसके बेटा, अगेंस्ट एसटीडीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे बचाने वाला एकमात्र रीजन जो होता है, वो जो तरीका है वो है बेटा कॉन्डम्स। फीमेल के जो कॉन्डम्स होते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, फेमिडॉम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फीमेल का डॉम यानी कि कॉन्डोम है। सही है ना, कहानी समझ में आई बेटा। तो पहला तरीका सबको समझ में आ गया बेटा, बैरियर मेथड में। इसके अलावा इसमें बेटा डायफ्राम्स होते हैं, इन तरीकों में वॉल्ट होते हैं, लूप होते हैं, सर्वाइकल कैप होता है, समझ ना, और भी बहुत सारे थे। अब तुम कहोगे ये क्या होता है बेटा, ये शेप का अंतर है। मान लो ये ढक्कन जैसे होते हैं, किसी की शेप ऐसी होगी बेटा, फिर क्या होगा, किसी की शेप ये इस तरह की निप्पल्स जैसी होती है, किसी की शेप ऐसे ट्रायंगुलर सी होगी ऐसे, तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग होता है। अभी करते कैसे काम है, हमारे जैसे सर्विक्स है ना, ये यूट्रस है, ये यूट्रस में ये आपका सर्विक्स है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इस पे ऐसे ढक्कन से लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे करके ढक्कन। तो सेक्सुअल कांटेक्ट तो इस जगह होगा, स्पर्म यहाँ आएंगे, पर ये ढक्कन से लगा है तो अंदर जा नहीं पाएंगे, जब जाएंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो किसको लगाया उसी के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, चीज़ें क्लियर है बेटा, ठीक है। तो सबको कहानी समझ में आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। हाँ, अब ये ढक्कन लगा हुआ है बेटा, तो क्या इसमें मेंसेस होंगे, मेंसेस तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उस दौरान क्या होगा, इसको हटाना पड़ता है और यहाँ से इसको निकाल लेंगे ताकि ओवम जो मेंसेस का ब्लड है वो बाहर आ सके। सबको कहानी समझ में आ गई बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, इसलिए अगर हम बात करें तो हम अगर बैरियर मेथड्स पे बात करते हैं तो बैरियर मेथड क्या है आपके, देखिए आप ध्यान से। बैरियर मेथड क्या होते हैं, जो आपके स्पर्म और ओवम को मिलते हैं और मिलने से रोकते हैं, उनकी मीटिंग को अवॉइड करते हैं और बैरियर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है बेटा, आपका कॉन्डम्स, जो लेटेक्स से बनता है आपका रबड़ प्लांट से। सही है ना, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद ये होता है आपका ये रबड़ प्लांट। देखो अलग अलग चीज अलग अलग से है, ऐसा नहीं है, रबड़ प्लांट से भी बनते हैं, प्रॉपर जो रबड़ इलास्टिसिटी वाले थे वैसे वो भी होते हैं, दोनों ही चीजों से बनते हैं ये, ठीक है ना। अलग अलग क्वालिटी की फर्क है, अलग अलग कंपनीज का फर्क है, बस ये है, ठीक है ना। तो सब कौन क्या करता है, इसमें क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये आपके सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले या बाद में कैसे भी करो आप, तो अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो कॉन्डम्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये आपका निरोध के रूप में, हिंदी में बताया नहीं, ये हिंदी में इसको कॉन्डम्स को निरोध कहते हैं। ये जो आपके प्रेगनेंसी है इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम बैरियर मेथड का इस्तेमाल में, अगर हम कॉन्डम्स यानी निरोध का इस्तेमाल करते हैं तो इस साथ के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स वगैरह है, इनसे भी बचाता है। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं बचाता है। कोई और मेथड में मैंने अभी बताया आपको, डायफ्राम होता है, कैप होते हैं, वॉल्ट होते हैं, लूप होते हैं, ये सब होते हैं आपके इसके अंदर। और ये क्या करते हैं आपके, ये कवर कर लेते हैं सर्विक्स को, सही है ना, और ये स्पर्म की एंट्री को अवॉइड कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात किसी को, चीज़ें क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इसको लगाकर और फिर हटा लो, ऐसा भी हो सकता है। आप इसको अंदर लगाए रहो, पर मेंसेस अगर हो रहे होंगे तो आपको ये हटाने ही पड़ेंगे, सही है ना। आमतौर पे अब ये टॉपिक फिर अलग है कि मेंसेस में क्या सेक्सुअल कांटेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। अगर हो रहा है तो बेटा इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो ब्लड है वो अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और जिससे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए बेटा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट हमारा इसी में आता है, जैसे हमें यहाँ पे जेली क्रीम दिख रही है, ये स्पर्मिसाइडल, तो मैं इसी का ही टाइप ले लेता हूँ बेटा। इसका जो नेक्स्ट टाइप है बेटा, वो टाइप है हमारा
केमिकल मेथड, है ना। अगर हम इन केमिकल मेथड को देखें तो केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, केमिकल मेथड के अंदर हम यूज ऑफ केमिकल करेंगे। और ये केमिकल कौन होंगे बेटा, जिनका क्या काम होगा, जिनका काम होगा स्पर्मिसाइड इलेक्शन। ये क्या करेंगे, इनका काम है स्पर्मिसाइड इलेक्शन, यानी ये क्या करेंगे, ये स्पर्म को मारेंगे। सही है ना। ये क्या करेंगे बेटा, ये स्पर्म को मारेंगे। कहानी समझ में आ गई। कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, अगर याद रख पाओ तो एक नाम होता है बेटा नॉनॉक्सिलॉन। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है। इनका क्या काम होता है, ये स्पर्मिसाइडल होते हैं। इनको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, यूजेबल फॉर्म, जैसे आपकी बुक में अभी लिखा हुआ था कि इसको बेटा हम जेली के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम क्रीम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको टैबलेट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको पैसरी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब जेली क्रीम तो तुम्हें पता है, ये टैबलेट छोटे साइज़ की अगर है तो टैबलेट कहेंगे, और यही अगर बड़े साइज़ की हो तो इसको पैसरी कहते हैं। सही है ना। कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले फीमेल के वेजाइना के अंदर इस टैबलेट जेली क्रीम को डाल दो। अब जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करोगे तो स्पर्म रिलीज होगा। वो स्पर्म जैसे ही वेजाइना के अंदर जाएगा तो होगा क्या आपका, कि जब वो अंदर जाएगा वेजाइना के, तो उसमें ये होगा कि वो अंदर रहते हुए जैसे ही दवाई के कॉन्टैक्ट में आएगा, उसका केमिकल कौन सा, नॉनऑक्सिलॉन, उस स्पर्म को मार देगा। तो स्पर्म मर जाएगा तो स्पर्म के अब्सेंस में प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक है ना, कहानी समझ में आई। तो ये आपका क्या लिखा हुआ था इसके अंदर, ये सबको समझ में आ गया बेटा कि स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है बेटा, इसको यूज़ करते हैं। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये आपको उसको कॉन्ट्रासेप्शन को एफिशिएंटली उस फॉर्म में यूज़ होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये प्रेगनेंसी को रोक देंगे। कैसे रोक देंगे ये पता होना चाहिए, कि वो स्पर्म को मार देंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है बेटा, वो आता है हमारा ये आईयूडीज, है ना, आईयूडीज। अब जरा आईयूडी के बारे में समझते हैं, क्या है ये आईयूडी। आईयूडी के बारे में बात करें तो आईयूडी क्या है बेटा, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। अब इंट्रा यूटराइन डिवाइस का मतलब, डिवाइस मतलब कोई ऐसा नहीं है अंदर कोई मोटर लगी हुई है, जनरेटर लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइस मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको यूट्रस के अंदर आपने, इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर क्या हुआ, ये ऐसे अगर आपका यूट्रस है तो आपने क्या किया हुआ है बेटा, इस यूट्रस के अंदर जो है वो ऐसे करके इसको लगा दिया। समझ में, ये इस शेप का होता है, ये ऐसी शेप का भी हो सकता है, ये ऐसी शेप का भी हो सकता है, ये ऐसी शेप का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी का है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शेप और नाम होते हैं, क्योंकि अपनी एक स्पेसिफाइड आइडेंटिटी तो बनानी होती है ना। तो ये जो बेटा आपका आईयूडीज है, इन आईयूडी में हमें याद रखना है बेटा, सबसे पहले आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। अब बात आती है कि ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या होता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का मतलब होता है कि जिसके अंदर मेडिसिन नहीं होगी। ये एक प्लास्टिक की ऐसे स्ट्रक्चर टाइप होता है, प्लास्टिक लाइक उससे बना होता है। और ये बेटा क्या करेगा आपका, ये आपका इसके अंदर रहता है। समझ में आई बात। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा, तो अब ऐसे अगर अंदर स्पर्म आएंगे तो ये कहीं ना कहीं स्पर्म को रोक रहा है ना। समझने के लिए समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या समझा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये कैसे रोकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्ट करता है एज ए बैरियर। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को अवॉइड करवाता है। ऐसा कौन सा होता है बेटा, नाम याद रखें बेटा, लिपीज लूप, है ना। यह भी हम बात करेंगे, अभी करते हैं क्या है इसमें। तो नॉन मेडिकेटेड समझ में आ गई, जिसका दवाई से कुछ लेना देना नहीं है, इसके अंदर जो है वो सिर्फ बैरियर की तरह काम करता है बेटा। दूसरा जो हमारा आता है बेटा, वो आता है आपका कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग, अब ये कैसा होता है बेटा, ये ऐसी जैसे भी शेप का होगा, पर इसकी खास बात क्या होगी बेटा, वो ये होगी कि इसमें ना कॉपर वायर ऐसे लिपटा हुआ होगा। कईयों में ये नीचे लिपटा हुआ होता है कॉपर वायर,
कईयों में ये होता है कि ये कॉपर वायर जो है वो आपका यहाँ पे ऊपर लिपटा हुआ होगा ऐसे। तो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होती है बेटा, पहली बात तो ये समझ लो इसके अंदर हैव कॉपर, पहली बात तो इसके अंदर कॉपर होता है। क्यों होता है बेटा, कि कॉपर से बनता है क्यूपरस आयंस, केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, क्यूपरस क्यूपरिक। अब इनके ना दो काम होते हैं, पहला क्या काम होता है, पहला काम ये होता है, ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म का मतलब क्या होता है बेटा, ये स्पर्म को मार देगा। दूसरी बात, बाई चांस कोई बच गया तो ये क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा उसकी मोटिलिटी। अब स्पर्म की अगर स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन वाली साइट, फैलोपियन ट्यूब की फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी थी बेटा, एम्पुला, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, समझ में ना, वहां तक वो पहुंचेगा कैसे, वो पहुंच ही नहीं पाएगा, स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। और उससे पहले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली जिंदा रह सकता है, तो क्या होगा, वो मर जाएगा। समझ में आई बात। और इस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। तो कॉपर टी में कॉपर क्यों होता है, क्योंकि कॉपर के ही ये दो काम होते हैं। हम उसे बोल दें कि भाई फीमेल में इस्तेमाल होता है, ये डायमंड टी इस्तेमाल करें, लड़कियों को डायमंड बहुत पसंद है, गोल्ड ना बेटा, ये गोल्ड डायमंड वगैरह ये इनके आयन से इस पंप पर काम कर ही नहीं पाएंगे। तो कहानी समझ में आई बेटा। ऐसे कौन से होते हैं अगर हम बात करें तो हमें इसका एग्जांपल जैसे कॉपर टी है, मल्टी लोड है, Cu375, ये सब नाम है कुछ, है ना, जो इस शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कॉपर पाया जाता है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है बेटा, ये लगभग 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए लगवाई जाती हैं आमतौर पर। तो अलग अलग इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो थोड़ा वेरी करता है। वो डॉक्टर को बताना पड़ता है जी मुझे 1 साल के लिए लगवानी है, जी मुझे 5 साल के लिए लगवानी है। समझ में आई बात, चीज़ें क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात बच्चे किसी को। तीसरी जो हमारी आती है बेटा, वो आती है हमारी कौन सी, वो आती है हमारी हार्मोन रिलीजिंग। तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी होती है बेटा, इसमें क्या होता है, ये आपका इस ही शेप की होती है, बस बीच में से ना हॉलो होती है, खोखली। क्यों होती है खोखली, क्योंकि बेटा इसके अंदर भरा होता है क्या, इसके अंदर भरा होता है फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बेटा, हार्मोन का। कौन से हार्मोन का, प्रोजेस्टेरॉन। जब जब फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन नाम आएगा, ध्यान रखो, जब जब फीमेल नाम आएगा, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन, तब तक वही वाली साइकिल शुरू हो जाएगी, इनहिबिन वाली। और इनहिबिन वाली साइकिल से क्या होगा, आपका ओवुलेशन नहीं होगा। यानी प्रोजेस्टेरॉन इसीलिए दिया जाता है ताकि ओवम बने ही नहीं। कैसे नहीं बनता है पता है ना आपको, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, कैसे नहीं बनता है बेटा, वो ऐसे नहीं बनता है कि जब जब प्रोजेस्टेरॉन होगा वो हाइपोथैलेमस को बोल देगा तुम काम मत करो, उससे जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी, उससे ये दो हार्मोन जो एग बनाते हैं ये नहीं बनेंगे। जब ये हार्मोन ही नहीं होंगे तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो जाइगोट नहीं होगा, और जाइगोट नहीं होगा तो इसका मतलब बच्चा नहीं हुआ। तो नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन इस तरीके से रोकता है, जब नेचुरली प्रेगनेंसी में रोकता है ऐसे। अब जब प्रेगनेंसी में नहीं रोक पा रहा तो हम बाहर से हमने प्रोजेस्टेरॉन ले लिया तो उससे वैल्यू बढ़ गई, और जब जब वैल्यू बढ़ेगी तब तक काम ऐसे रिलीज होता है। सबको समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, ठीक है। तो ये बेटा बात आपको ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है LNG20। फुल फॉर्म बता देता हूं मैं क्योंकि ये पता नहीं होता, लीवोनॉर्जेस्टेरॉल 20, सही ना। तो लीवोनॉर्जेस्टेरॉल 20, कोई कंफ्यूजन वाली बात मेरे बच्चे किसी को, ठीक है। तो यही बात बेटा इसके अंदर लिखी भी हुई है हमारी, है ना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये हमारा साफ साफ देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। आईयूडीज है बेटा, पॉपुलर है, इफेक्टिव है, ठीक है ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। ये एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगवाई जाती है, वेजाइना के थ्रू जाती है, यूट्रस में पहुंचाई जाती है। इसमें बेटा नॉन मेडिकेटेड होती है, लिपीज लूप मैंने बताया, इसमें दवाई का कोर रोल नहीं है। कॉपर रिलीज वाला कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये सब बातें हमने कर ली बेटा। और हार्मोन वाली कौन सी होती है बेटा, LNG20। इसकी फुल फॉर्म बेटा याद रखना। कॉपर रिलीजिंग के अंदर कॉपर क्यों होता है बेटा, कॉपर इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ही स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है और क्या कर देता है, स्पर्म को मार देता है, ठीक है ना। इस तरीके से वो क्या करेगा, ये स्पर्म को मार देता है।
इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ें क्लियर है बच्चे? कोई कन्फ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? ठीक है ना? तो ये बात आप, अच्छा एक बात सिंपली समझे आप, क्या इसमें मेंसेस होंगे? भाई हमने ये लगा दिया तो क्या मेंसेस होंगे? बेटा बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये लगता है ऊपर और एंडोमीट्रियम जो है वो टूट के आती है यहाँ नीचे से। तो एंडोमीट्रियम तो ब्लड के थ्रू आपका एंडोमीट्रियम वगैरह हो रहा है, आपका एंडोमीट्रियम थिक हो रहा है, तो जब उसको आना होता है तो क्या होता है, ये चीज़ टूटेगी और टूट के अपना बाहर, तो मेंसेस इसमें हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न होने की, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है खुद के दिमाग में। ठीक है बच्चे? चलिए आगे बात करते हैं अब हम। तो आईयूडीज हमने पढ़ लिया बेटा, है ना? अब हमारा जो नेक्स्ट आता है बेटा वो क्या आता है? वो आता है आपका ये आपका ओरल पिल्स। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है बेटा वो क्या है हमारा? वो है ओरल पिल्स के बारे में। ओरल पिल्स क्या है बेटा? ऐसी टैबलेट्स जो माउथ से ली जा रही हैं, मुंह से ली जा रही हैं। और क्यों ली जा रही हैं? ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। समझ में आई बात? तो ये आपकी टैबलेट, ओरल मतलब माउथ, तो ये टैबलेट बेटा माउथ से ली जाती है। आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है? वो ये याद रखना है मेरे बच्चे कि ये जो हमारी टैबलेट्स हैं ये हमारी 2-3 प्रकार से होती हैं। सबसे पहले आती है बेटा कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स वो होती हैं बेटा जिसके अंदर ईस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का ही मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है ना? जैसे क्या होते हैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी माला डी, एक नाम होता है बेटा माला एन। इसमें स्टेरॉयड और प्रोजेस्टेरॉन, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही पाए जाते हैं इसके अंदर, इसलिए क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं इसलिए हम इसको कंबाइंड पिल्स कहते हैं। सबको समझ में आई बात? ये कैसे ली जाती है बेटा? ये 1 टैबलेट डेली ली जाएगी, डेली। कब तक बेटा? 21 दिनों तक। उसके बाद 7 दिन का होता है बेटा गैप, उसके बाद फिर 21 दिन तक ली जाएगी, फिर उसके बाद 7 दिन का गैप, और ये तब तक ली जाती है जब तक बेटा बच्चा आप नहीं चाहते। समझ में आई बात? अब ये गैप कैसे मेंटेन किया जाता है? तो बेटा उसके लिए ध्यान रखो कि इन टैबलेट के पत्ते को देखोगे आप, माला डी के पत्ते को, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 से लेके 14, फिर 15 से लेके 21। ये जो टैबलेट्स होती हैं ये कैसी होती हैं बेटा? ये होती हैं आमतौर पे वाइट कलर की या किसी और कलर की, और नीचे जो होती हैं आपकी 22 23 24 25 26 27 28, ये होती हैं बेटा ब्राउन कलर की। ये जो व्हाइट वाली है ये होती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, और ये जो व्हाइट ब्राउन वाली है ये होती है आयरन की। तो हुआ क्या, हुआ ये कि वो ये जो दिन है, हम तो पढ़े लिखे हम चलो कर लेंगे, पर कुछ लोगों को गिनतियाँ नहीं आती, वो 7 दिन कैसे मेंटेन करें? तो आजकल परसों नरसों करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं 7 दिन कब हुए। तो उससे क्या हो रहा है कि जो इसका पर्पस था वो पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्या करा गया? इसलिए ये करा गया बेटा कि ये जो भी आपकी टैबलेट्स थी, इन टैबलेट्स में पत्ता बनाया गया 28 दिन का, यानी कि 28 गोलियों का, जिनमें से 7 गोलियां आपकी हार्मोन वाली नहीं रखी। मरीज को बोला आप सारी खाओगे, तो मरीज के हिसाब से डेली एक खानी, जैसे पत्ता खत्म हो अगले दिन फिर से दूसरा पत्ता लिया। और डॉक्टर के हिसाब से क्या हो गया? उसने 21 दिन खाई, 7 दिन का गैप हो गया, फिर 21 दिन खाई, 7 दिन का गैप। आयरन की टैबलेट ही क्यों रखी? क्योंकि आयरन, हमारे इंडियन गर्ल्स के अंदर आयरन की कमी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो कमी की पूर्ति हो जाए इसके लिए आपका इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है ना? तो कंबाइंड पिल क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरा जो हमारा आता है बेटा वो आता है हमारा नॉन स्टेरॉयडल पिल्स। अब देखो क्या है, जो आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके स्टेरॉइड। अब नॉन स्टेरॉयडल का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा? तो उसके अंदर होगा बेटा सेंटक्रोमेन। ये केमिकल है, याद रखें। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेंटक्रोमेन। ये मार्केट में किस नाम से आता है बेटा? सहेली के नाम से। मार्केट में सहेली की टैबलेट दे दो। कब ली जाती है बेटा? ये 1 टैबलेट ली जाती है, 1 टैबलेट। कब बेटा? 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में 1 टैबलेट। ये इस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, समझ में? डेली लेनी पड़ रही है।
अब थोड़ी इनकन्वीनियंट थी कि डेली डेली याद रखो, तो अब संडे टू संडे ले लेंगे टैबलेट। तो इसके लिए किसने काम किया बेटा, इसके लिए काम किया बेटा आपका CDRI, जो कहाँ है बेटा, लखनऊ में। सबसे पहली बार उसने बनाई है इसको। अब CDRI क्या है बेटा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने सबसे पहली बार जो है बेटा वो इसके बारे में बताया कि आप बगैर स्टेरॉइड के भी प्रेगनेंसी को अवॉइड करवा सकते हैं, साइड इफेक्ट मिनिमम होंगे आपके, और आपको डेली लेने की जरूरत भी नहीं है। समझ में बात। तीसरी जो आती है बेटा वो आती है आपकी इमरजेंसी पिल्स। अब ये इमरजेंसी पिल कौन सी होती है बेटा, जो आपकी टेकन विद इन 72 आवर्स, जो 72 घंटे के अंदर ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इमरजेंसी पिल्स। कौन से 72 घंटे बेटा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के। अभी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है तो कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, इसलिए एक आपकी टैबलेट ली जाती है, बस सिर्फ 1 टैबलेट। ये टैबलेट बेटा किस तरीके से काम करती हैं, अगर बात करी जाए टैबलेट किस तरीके से काम करती हैं, तो आपका इसका काम डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कि टैबलेट्स ली कब गई हैं। ये टैबलेट अगर ओवुलेशन से पहले ली गई हैं बेटा तो ये ओवुलेशन को रोक देती हैं, समझ में। अगर ओवुलेशन के बाद ली गई हैं तो ये कुछ ऐसा करती हैं कि ये फर्टिलाइजेशन को रोक देगी। बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये क्या कर देंगी, ये कुछ ऐसा कर देंगी कि ये आपका इम्प्लांटेशन को रोक देंगी, और अगर ये इम्प्लांटेशन भी हो गया तो ये कुछ ऐसा करेंगी कि जिसमें बच्चा चिपका हुआ है, किसमें चिपका हुआ है, एंडोमीट्रियम में, तो ये उस एंडोमीट्रियम को क्या कर देंगी बेटा, थिन। समझे, तो ये एंडोमीट्रियम को थिन कर देंगी। चीजें क्लियर है बेटा। तो ये इस तरीके से जो एंडोमीट्रियम थिन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, बच्चा जो चिपका हुआ था वो टूट के बाहर आ जाएगा, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी, अबॉर्ट हो जाएगा, सही है ना। तो ये इस तरीके से ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाते हैं बेटा। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को, समझ में आई बात। तो वही सब था हमने जो पढ़ा बेटा, वो अभी यही पढ़ा हमने कि कौन सा कब कैसे लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये कब लेते हैं हमने पढ़ा बेटा, ओरल पिल्स के बारे में पढ़ा हमने, 21 दिन लेते हैं फिर 7 दिन का गैप करते हैं, इनके बारे में बात करी हमने क्या बात करा बेटा, हमने ये करा बेटा कि उसके अंदर नॉन स्टेरॉइडल होती है बेटा, जो क्या करते हैं वंस अ वीक ली जाती है आपकी। ये इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, ये ओवुलेशन को रोकते हैं, ये कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि आपका स्पर्म की एंट्री अंदर ना होने पाए, कैसे भी बाई चांस अगर हो भी गई तो प्रेगनेंसी तो कतई ना होने पाए। उसके लिए मैंने आपको बताया कब ली जाती है ये इस पर डिपेंड करता है। हर एक चीज जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट तो जरूर होगा बेटा, ये तो फिजिक्स का लॉ है, एक्शन का रिएक्शन होना है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन का इसका इफेक्ट है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी ना किसी लेवल पर बेटा साइड इफेक्ट होता ही होता है, होता ही होता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि 100% सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा ये नाम दिख रहा है आपको, इम्प्लांट्स। नेक्स्ट मेथड अगर हम देखते हैं बेटा तो वो क्या है बेटा, वो है आपका इम्प्लांट्स। मैं अगर इम्प्लांट्स के बारे में आपको बताऊं तो बेटा इम्प्लांट्स क्या है, समझ में आई बात। अगर मैं इम्प्लांट के बारे में बताऊं तो इम्प्लांट के बारे में बताऊं बेटा तो बात ये है बच्चे कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। ये बेटा ना ये इम्प्लांट जो होते हैं ये आपके नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किससे बने होते हैं बेटा, मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये क्या होते हैं, ये आपके ऐसे नीडल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके नीचे ना यहाँ पे एक ब्लैंक मतलब एक स्पेस होता है जिसके अंदर क्या भर देते हैं हम बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन है तो अब वही कहानी आ गई इनहिबिन वाली कि ये जब जब प्रोजेस्टेरॉन आएगा तब तक वो कैसे काम करेगा, वो ओवम को बनने ही नहीं देगा। जैसे कंबाइंड पिल में भी प्रोजेस्टेरॉन आ गया तो ये ओवम को बनने ही नहीं देगा। कैसे नहीं बनने देगा, इनहिबिन रिलीज करके हाइपोथैलेमस से काम ही नहीं करने देगा। तो ये बेटा सिलिकॉन की नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको कैसे लगाया जाता है बेटा, इनको लगाया जाता है ऐसे फैन शेप में। चाइनीज लोग होते हैं, चाइनीज लड़कियों को देखा उनको पंखा ऐसे ऐसे करके कर रही होती है,
तो ये उस टाइप की उस शेप में लगाई जाती हैं ऐसे। कहाँ लगाई जाती हैं बेटा? अंडर स्किन, जहाँ भी तुम्हारी स्किन है उस स्किन के नीचे ये आपके लगाई जाती है, जिसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा? सब क्यूटेनियसली। वहीं से लगाने से ये जब आपका यहाँ पर नीचे ये प्रोजेस्टेरॉन होगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन बॉडी एब्जॉर्ब करती है और वही इनहिबिन वाली साइकिल आ जाती है। तो अल्टीमेटली ये क्या करती है? अल्टीमेटली आपके ओवुलेशन को रोक देती हैं। ये ओवम को रिलीज नहीं होने देंगे, बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाता है। सबको समझ में आया मेरे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा? ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो लास्ट आता है बेटा, ये तो हमारा वही वाला है पिल्स वाली बात। अब आता हमारा जो आखिरी बेटा, वो है आपका क्या? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं हम? स्टेरिलाइजेशन का मतलब हो गया, आप सर्जिकल मेथड की बात कर रहे हो। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? सर्जिकल मेथड है ये। और इस सर्जिकल मेथड में हमारे दो चीजें हैं। एक हमारा क्या है बेटा? मेल से संबंधित, ये हमारा ये मेल वाला संबंधित है बेटा। और ऐसे ही एक क्या होगा हमारा बेटा? फीमेल से संबंधित। समझे? ये जो मेल है, अगर हम बात करें इसमें, ये जो मेल है, इस मेल को अगर हम देखें तो मेल वाले में क्या होता है? ये वासा डिफरेंस को कट कर देते हैं। तो बेटा जब स्पर्म यहाँ जाएगा तो स्पर्म आगे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो जब पहुंचेगा नहीं तो यहाँ से बाहर भी निकलेगा नहीं, जब निकलेगा नहीं तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। वासा डिफरेंस को अगर हम कट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम वेसेक्टमी। ऐसे फीमेल में अगर हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं तो इसको हम क्या करते हैं बेटा? ट्यूबेक्टमी। बेटा दो होती है, दोनों साइड की काटनी पड़ती है, दोनों साइड की काटनी पड़ती है, यानी किसी एक साइड की काटो, क्योंकि एक से अगर एग चला गया तो दूसरी साइड में क्या होगा? सही है ना? तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसलिए दोनों साइड की काटो ताकि एग जाने ही ना पाए। चीज़ें क्लियर है मेरे बच्चे? कोई समस्या वाली बात बेटा किसको? इसमें फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं तो इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टमी, वासा डिफरेंस को काटेंगे तो इसको बोलेंगे वासेक्टमी। क्या ये रिवर्सिबल है बेटा? ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। अब ये इरिवर्सिबल है इसलिए हम इसको नॉट कॉन्ट्रासेप्शन, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रासेप्शन में उस तरीके से इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए अब क्या करते हैं बेटा? इसलिए अब ये करते हैं कि अब इसका क्या कर देते हैं हम? लाइगेशन। अब करते हैं बेटा लाइगेशन। लाइगेशन में क्या करते हैं? वासा डिफरेंस को हम काटेंगे नहीं, सिर्फ दो जगह से गांठों से बांध देंगे। फेलोपियन ट्यूब को काटेंगे नहीं, बस दो जगह से इस तरीके से बांध देंगे। तो इससे क्या हो? जो ओवम मारा था वो वहीं रुक जाएगा, जो स्पर्म मारा था वो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तुमको बच्चा नहीं चाहिए, गांठें बंधवा लो। अब तुमको बच्चा चाहिए, गांठ खुलवा लो, रास्ता खुल जाएगा, गांठ खुलवा लो, रास्ता खुल जाएगा, प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी। समझ में आई बात? चीज़ें क्लियर है आपको? तो ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चे? तो ये आप समझ लें, जो आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है वो यही है बेटा कि आप एक बात को समझें कि अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि वेसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी में से कोई भी वर्ड आ जाए और बोला जाए ये कि एक कॉन्ट्रासेप्शन है, इज ए कॉन्ट्रासेप्शन, क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कॉन्ट्रासेप्शन है, तो क्यों है बेटा कॉन्ट्रासेप्शन? क्योंकि इट ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसफर। ये क्या करता है बेटा? गैमीट के ट्रांसफर को रोक देता है। अगर वो पूछा जाए कॉन्ट्रासेप्शन क्यों है तो इस नजरिए, क्योंकि सभी स्पर्म और ओवम के मिलने को रोकते हैं। समझे? और अगर मैं बोलूं ये नहीं है, इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्शन, ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं है, तो बेटा क्यों नहीं है? क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। तो ये आपका इरिवर्सिबल है। समझ में आई बेटा? ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ये आपके तरीके थे बेटा कॉन्ट्रासेप्शन के। ठीक है ना? इसके बाद अगर देखा जाए बच्चे तो क्या है आपका कि ये मैंने बात बताई, ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कि क्या करते हैं, इसको टाई करते हैं, काट के हटा देते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है ना? अब मुद्दा ये है कि यार कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो पहली बात इस्तेमाल करनी चाहिए? तो देखो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ना करें इस्तेमाल, क्योंकि टैबलेट, इंजेक्शन, कोई भी चीज़ लोगे उनके साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं, होते ही होते हैं। इससे मेल बॉडी को तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने इस्तेमाल ज़्यादा करा ही नहीं, ज़्यादा क्या उसने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। पर फीमेल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं।
आप टैबलेट्स खा रहे हैं वो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट धीरे धीरे होने लग जाते हैं। कोशिश करें नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करना, नहीं हो पा रहे तो बैरियर मेथड का इस्तेमाल कर लो, कोशिश ये करो। वैसे तो फिर कुछ भी इस्तेमाल किया तो इसलिए बेटा क्या होता है, कंसेप्शन को अगर आपको रोकना है तो बेटा क्या है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नौजिया डेवलप हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है बेटा, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेस्ट के कैंसर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो बेटा उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कॉन्ट्रासेप्शन। सबको समझ में आ गया मेरे बच्चे? ठीक है ना। तो ये हमारा वीडियो इस चैप्टर का पहली वीडियो है बेटा, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन मैंने समझाया है आपको। कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको जब मैं इनफर्टिलिटी टॉपिक समझाऊंगा उससे रिलेट करके कराऊंगा। ठीक है बच्चे, तो अभी आप इसको देखें, इसको पढ़ें और बेटा हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके फटाफट से हमारे एनर्जी को बूस्ट अप करें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए सायोनारा।